हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम माय लास्ट डचेस को, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इस पोयम के नोट्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी गई। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और ये पोयम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की पूरी 3 क्वालिटीज़, एक तो लिसनर होना ज़रूरी है, स्पीकर होना ज़रूरी है, और तीसरी क्वालिटी कि जब स्पीकर बोले तो उसके बोलने से हमें उस समय के माहौल और आसपास के समस्त चीज़ों की जानकारी मिल जाए, उससे जुड़े हुए लोगों के चरित्र तक की जानकारी हमें मिल सके। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट एग्जाम्पल है माय लास्ट डचेस, जिसमें कि स्पीकर है रेनेसा इटली काल का एक ड्यूक, जो कि दूसरी शादी के संदर्भ में किसी दूसरे देश के नवाब जो हैं उनके मैसेंजर से बात कर रहा है। और उससे बातचीत के दौरान वो जिस तरीके से अपनी पुरानी रानी के बारे में बात करना शुरू करता है, उससे हमें न केवल पुरानी रानी का चरित्र, न केवल ड्यूक का चरित्र, बल्कि आसपास के माहौल का चरित्र, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। उस समय के सोशल सिस्टम की भी हमें अच्छे से जानकारी मोनोलॉग के माध्यम से मिल जाती है। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की। तो देखते हैं नोट्स को। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो ड्यूक है वो अपनी दूसरी शादी के संदर्भ में बात कर रहा है, और उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। जो मैसेंजर आया है वो जब घर में घूमता है और आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं फैमिली पोर्ट्रेट्स की, तो वहाँ पर ये मैसेंजर ठिठक करके रुक जाता है, जिस पर ड्यूक इस मोनोलॉग को बोलना शुरू करता है कि भाई तुम पहले नहीं हो जो कि इस तस्वीर को देख करके रुके हो। और इस तरीके से फिर पूरी की पूरी पोयम शुरू होती है। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। द पोइट ऑफ माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पोइट्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि माई लास्ट डचेस के पोइट थे, वो कई कवियों को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि बायरन शेली। ही वॉज द पोइट ऑफ विक्टोरियन एज के थे। ही मैरिड एलिजाबेथ बैरेट से उन्होंने शादी की, हु वॉज ऑल्सो अ पोइट। ब्राउनिंग हैज सेड टेक अवे लव एंड अवर अर्थ इज अ टॉम्ब। ब्राउनिंग ने एक बार ये कमेंट भी किया है, अगर धरती पर प्रेम न हो तो ये धरती एक कब्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दिस शोज हिज इंटेलेक्ट, इससे उसकी बुद्धिमानी, हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, क्रिटिकल पेनिट्रेशन और आलोचनात्मक अंतःदृष्टि पता चलती है। ही रोट ड्रामेटिक लिरिक्स एंड माई लास्ट डचेस वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन इट। ड्रामेटिक लिरिक्स नामक उनका कलेक्शन आया, और इसी में माई लास्ट डचेस भी पहली बार आई। इट वॉज पब्लिश्ड इन ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। ड्रामेटिक रोमांसेस और लिरिक्स में ये पब्लिश हुआ, एंड इन ड्रामेटिक रोमांसेस रेस्पेक्टिवली। ड्रामेटिक रोमांसेस में भी आया रेस्पेक्टिवली इन द ईयर 1849-1863, क्रमशः 1849 और 63 के बीच में। इट्स फर्स्ट टाइटल वाज इन इटली। इसका पहला टाइटल क्या था? इन इटली। ये ध्यान रखिएगा 1 नंबर के लिए। इन 1849 इट वाज गिवन द टाइटल माई लास्ट डचेस। जो प्रेजेंट टाइटल है माई लास्ट डचेस, वो उसे किस साल में दिया गया? 1849 में। द सोर्सेस ऑफ दिस पोयम इज सजेस्टेड टू बी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अल्फांसो II। इस पोयम का सोर्स अल्फांसो II नामक एक ड्यूक का जीवन माना जाता है। द लास्ट ऑफ एस्टी फैमिली, जो कि एस्टी फैमिली का लास्ट था। ही फर्स्ट मैरिड लुक्रेजिया, उसने पहले शादी की थी लुक्रेजिया से, डॉटर ऑफ ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस के ड्यूक की बेटी। शी डाइड इन अ वेरी सस्पिशियस मैनर, वो बड़े ही संदेहास्पद तरीके से मरी। देन अल्फांसो मैरिड बारबरा, फिर अल्फांसो ने बारबरा से शादी की, द नीस ऑफ द काउंट ऑफ इंसब्रक के काउंट की भतीजी। दिस पोयम इज अ मोनोलॉग, ये पोयम एक मोनोलॉग है, विच इज स्पोकन बाय एन इटालियन ड्यूक, जिसे एक इटालियन ड्यूक ने लिखा है। ही इज़ अ विडोवर, वो एक विधुर है, एंड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी अगेन, और फिर से शादी के बारे में सोच रहा है। इन दिस मैटर, इस मामले में ही इज टॉकिंग टू द मैसेंजर ऑफ अ ड्यूक, वो एक ड्यूक के मैसेंजर से बात कर रहा है। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर ड्यूक और नोट,
ये पोयम वास्तव में किसी ड्यूक की लाइफ पर आधारित है या नहीं इज़ नॉट क्लियर, ये कहीं भी क्लियर नहीं किया गया। द करियर ऑफ अल्फांसो टू, हालांकि अल्फांसो टू जो कि रियल लाइफ में हुआ था, उसके जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा इसी प्रकार की रही जैसा कि माय लास्ट डचेस के अंदर का ड्यूक है। तो ये भी एक नंबर के लिए ध्यान रखिएगा। एंड अनोदर सजेशन इज अ विंटर्स टेल बाय शेक्सपियर, एक और सजेशन है विंटर्स टेल शेक्सपियर के द्वारा। सम क्रिटिक्स सजेस्ट, कुछ क्रिटिक्स सजेस्ट करते हैं दैट लाइफ ऑफ एलिजाबेथ बैरेट, कि एलिजाबेथ बैरेट का जीवन अंडर द टायरेनी ऑफ हर फादर, अपने पिता के अत्याचार के नीचे, इज ऑल्सो बेस फॉर दिस पोयम, वो भी इस पोयम का बेस है। द स्पीकर्स ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग, इस ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्पीकर इज अ ड्यूक ऑफ इटली रेनेसा पीरियड, इटली रेनेसा पीरियड का एक ड्यूक है। द पोयम इज एन एक्सपोजिशन, पोयम प्रकट किया गया है ऑफ द एक्ट ऑफ मर्डर एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्तर पर मर्डर की क्रिया को। द पॉसेसिवनेस ऑफ द ड्यूक, ड्यूक का पॉसेसिवनेस, हिज रिफाइनमेंट, हिज एरिस्टोक्रेटिक प्राइड आर प्रेजेंटेड इन अ वेरी नाइस वे, सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिस पोयम इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये पोयम एक श्रेष्ठ उदाहरण है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। दिस पोयम एक्सप्रेसेस ब्राउनिंग्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर की गहरी समझ को ये पोयम प्रेजेंट करती है। द चीफ कैरेक्टर इन इट, इसमें जो प्रमुख चरित्र है, इज़ द स्पीकर, वो है स्पीकर। वी सी एन इटालियन ड्यूक, हम एक इटालियन ड्यूक को देखते हैं, हु इज़ स्पीकिंग टू द एजेंट ऑफ एन अनोदर ड्यूक, जो कि किसी दूसरे ड्यूक के एजेंट से बात कर रहा है, हुज डॉटर ही वांट टू मैरी, जिसकी बेटी से वो शादी करना चाहता है। द सीन इज सेट इन अ पोर्ट्रेट गैलरी, दृश्य एक पोर्ट्रेट गैलरी का है। एज ही मूव्स इन हिज स्पीकिंग, जब वो अपनी बातचीत में आगे बढ़ता है, वी रियलाइज द रियल कैरेक्टर, तो हमें रियल कैरेक्टर पता चलता है ऑफ द ड्यूक एंड हिज आउटलुक, ड्यूक का और उसका जो नज़रिया है। ही एक्सप्रेसेस हिज रिलेशन विद हिज लास्ट डचेस, लास्ट डचेस से वो अपने संबंध को बताता है। दिस पोयम शोज ब्राउनिंग्स इंटरेस्ट इन इनर लाइफ ऑफ मैन, ये पोयम मनुष्य के आंतरिक जीवन में ब्राउनिंग के इंटरेस्ट को बताती है। इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर सोल्स, उनकी आत्माओं की जटिलता। द स्पीच ऑफ द ड्यूक इज रिविलेशन, ड्यूक की स्पीच इस बात का प्रकटीकरण है ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक मोर देन द डचेस, ड्यूक के चरित्र को ज़्यादा प्रस्तुत करती है डचेस की तुलना में। इन हिज मोनोलॉग, उनके मोनोलॉग में ब्राउनिंग चूजेज अ पर्टिकुलर मोमेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट, ब्राउनिंग अपने सब्जेक्ट की लाइफ के एक पर्टिकुलर मोमेंट को चुनते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन इज एनफ टू ब्रिंग लाइट इन लाइट ऑल हिज कैरेक्टर ट्रेड्स, और यही पर्याप्त है हर चारित्रिक गुण को सामने लाने में। द चोजन मोमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंट, जो क्षण चुना गया है वो भी श्रेष्ठतम है, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी कमी के। इन द साइकोलॉजिकल डाइवर्जन टू द पास्ट विद द लास्ट डचेस, साइकोलॉजिकली वो डाइवर्ट होकर के बार बार अपने पास्ट की ओर जाता है, पुरानी रानी की ओर जाता है। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू मैरिज, नई शादी का मामला जब सामने आता है। द ड्यूक डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज लास्ट डचेस, अपनी लास्ट डचेस के चारित्रिक गुणों को प्रकट करता है। द सर्कमस्टेंस इज अ गुड रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, परिस्थितियाँ चरित्र को अच्छे से प्रकट करती है। ब्राउनिंग सेट्स हिज मोनोलॉग्स केयरफुली अगेंस्ट सीन्स, ब्राउनिंग अपने मोनोलॉग्स को सीन के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ लिसनर, लिसनर की उपस्थिति इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा सजेस्ट की जाती है। एंड बाय हिज एड्रेस टू हिम, संबोधन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वी कैन गेस दैट द लिसनर हैज़ एक्सप्रेस्ड क्यूरियोसिटी, हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिसनर एक जिज्ञासा को प्रकट करता है अबाउट द पिक्चर, तस्वीर को लेकर के। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये लाइन आई है, स्पीकर की, लिसनर की उपस्थिति स्पीकर के द्वारा सजेस्ट होती है, और बाय हिज एड्रेस टू हिम। ध्यान दें तो पोयम के अंदर जब वो कहता है दिस इज़ माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, तो हमें लगता है जैसे किसी को बता रहा है कि पुरानी रानी है। फिर जब वो उससे कहता है नहीं नहीं नीचे हम दोनों साथ में मिल कर के चलेंगे, तो ये बीच बीच में हमें हिंट से दिए जाते हैं दैट अ लिसनर इज प्रेजेंट देयर,
वी कैन गेस दैट द लिसनर हैज़ एक्सप्रेस्ड क्यूरियोसिटी, हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिसनर ने जिज्ञासा प्रकट की होगी अबाउट द पिक्चर बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे जो तस्वीर है उसको लेकर के। इन द एंड ऑफ द पोयम, पोयम के एंड में द ड्यूक ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द लिसनर ऑन द ब्रॉन्ज पीस ऑफ आर्ट, ब्रॉन्ज पीस ऑफ आर्ट जो रखा हुआ है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया है। दिस ब्रॉन्ज पीस प्रेजेंट्स द सी गॉड नेपट्यून, इस ब्रॉन्ज पीस के द्वारा सी गॉड नेपट्यून को दिखाया गया है। टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि एक समुद्री घोड़े को टेम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दिस पोयम इज़ अ मास्टर पीस, ये पोयम एक मास्टर पीस है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग ट्रेडिशन, ड्रामेटिक मोनोलॉग के ट्रेडिशन में। इट प्रेजेंट्स एक्शन, इसमें एक्शन है, नॉट स्टिलनेस, स्टिलनेस नहीं। इट इज़ नॉट ओनली अ स्पीच, ये न केवल स्पीच है बट ऑल्सो अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, बल्कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है। विच शोज़ द इमोशनल ट्रूथ ऑफ अ कैरेक्टर, जो कि चरित्र के इमोशनल ट्रूथ को बताती है। एंड रिवील हिम विविडली एंड इफेक्टिवली, और उसे विविडली और इफेक्टिवली रिवील करती है। डॉक्टर जसबीर जैन हैज़ राइटली कमेंटेड इन अ ब्रीफ स्पेन ऑफ 56 लाइन्स, पोयम में केवल 56 लाइनें हैं और इतने छोटे से स्पेन में द कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक, हिज डेड वाइफ, ड्यूक का कैरेक्टर, उसकी वाइफ का कैरेक्टर, उस समय का के प्रमुख गुण ऑफ द पीरियड आर डेलिनिएटेड, प्रकट किए गए हैं वेरी स्किलफुली, बड़ी कुशलता के साथ। एट टाइम्स विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, कभी वंश व्यवस्था का प्रयोग करके, कभी कोलोक्वियल डिक्शन का प्रयोग करके, एंड टूटे फूटे ग्रामर के जरिए या सेंटेंसेस के जरिए। द ड्यूक रिमार्क्स, ड्यूक रिमार्क करता है अबाउट द लुक ऑन द डचेस फेस, डचेस के चेहरे पर जो लुक है। दस ही बिगिन्स रिवीलिंग नेचर ऑफ हिज डचेस, अपनी रानी का चरित्र प्रकट करने लगता है वो, एज वेल एज हिज ओन नेचर, और खुद का भी स्वभाव प्रकट करने लगता है। द डचेस वाज अ गुड वुमन, डचेस एक अच्छी औरत थी, गुड वुमन, लाइवली, जेनरस थी। द ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ वाज हर मैरिज विद अ टायरेंट एंड एरोगेंट ड्यूक, और उसके जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उसकी शादी क्या हुई थी, एक टायरेंट एंड एरोगेंट ड्यूक से हो गई थी। शी इज़ इनोसेंट, वो मासूम है, एंड इनोसेंटली शी फाइंड्स ब्यूटी, और मासूमियत के साथ वो सुंदरता ढूंढती है, एंड गुडनेस इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर चीज़ में। वाट एवर शी सो इट विद जॉय, जो कुछ भी देखती है खुशी से देखती है। शी हैड अ स्माइल फॉर एवरीवन, सबके, और उसके अंदर हंसी है। द इनेट चार्म ऑफ हर नेचर, उसके स्वभाव का आकर्षण, इज़ नॉट एप्रिशिएटेड बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा एप्रिशिएट नहीं किया गया है। डचेस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ रेनेसा पीरियड, रेनेसा पीरियड की उपज है डचेस। शी एन्जॉयज ब्यूटी अराउंड हर, आसपास की सुंदरता को वो एन्जॉय करती है। शी एन्जॉयड ब्यूटी ऑफ स्काई, आकाश की सुंदरता, ग्लोरी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, चार्म ऑफ एनिमल्स, जानवरों की सुंदरता, वर मोर वैल्यूएबल, अधिक मूल्यवान है, देन द गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, 900 साल पुराने वंश के नाम की तुलना में। वी फील द ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ, हम जीवन की उसके जीवन की ट्रेजेडी को महसूस करते हैं। शी हैड टू पे फॉर हर गुड नेचर, उसने अपने अच्छे स्वभाव की कीमत चुकाई विद हर लाइफ, जान दे करके। द होल प्रेजेंटेशन अराउज अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण एक नफरत का भाव जागृत करता है फॉर द ड्यूक, ड्यूक के लिए। इफ़ ही वांटेड टू चेंज हर, अगर वो उसे बदलना चाहता था, ही कुड डू सो, तो वो कर सकता था। बट ही वॉज ईगोइस्टिक एनफ, पर वो इतना ईगोसेंट्रिक था टू डू सो, कि उसने ऐसा किया नहीं। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, ये पोएम की लाइन्स हैं कि मैंने झुकना नहीं सीखा। सो द ड्यूक टुक अ डिसीजन टू रिमूव हर, तो ड्यूक ने उसे ख़त्म करने का निर्णय लिया। एंड आई गेव कमांड्स, फिर पोएम की लाइन से, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, मैंने आदेश दिए फिर सारी हंसी एक साथ रुक गई, यानी कि मार दिया गया डचेस को। दिस एक्शन रिवील्स, ये एक्शन प्रकट करता है हिज हाई इन ह्यूमन एटीट्यूड, कि वो कितना अमानवीय था। एंड ऑल्सो द चार्म ऑफ द डचेस, और डचेस की सुंदरता को भी। शी अपियर्स जस्ट लाइक अ पुअर गर्ल, वो एक बेचारी लड़की लगती है। हु हैज़ फेलन इनटू अ ट्रैप, जो कि एक जाल में फंस गई है। वी ड्रॉ हर पिक्चर, हम उसकी एक तस्वीर खींचते हैं।
एज अ फ्रैंक चार्मिंग गर्ल, एक फ्रैंक और चार्मिंग लड़की के तौर पर। ब्राइट एंड ईगर ब्राइड फ्रॉम अ हैप्पी होम, एक ईगर एंड ब्राइट ब्राइड के रूप में। शी हैज़ अ काइंडनेस, उसके अंदर काइंडनेस है। हैज़ हैबिट ऑफ रेस्पॉन्सिंग, प्रतिक्रिया की आदत है। शी एन्जॉय राइडिंग ऑन अ म्यूल, वो म्यूल पर राइड करना एंजॉय करती है। वॉच द सनसेट फ्रॉम टेरेस, टेरेस पर से सनसेट को देखती है। शी इज़ प्लीज्ड टू हैव अ गिफ्ट ऑफ चेरीज, उसे खुशी होती है चेरीज का गिफ्ट पा करके। देर इज सार्काज्म इन द टोन ऑफ द ड्यूक, ड्यूक की टोन में सार्काज्म है। शी इज़ नोबल डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल, वो नोबल है, डिग्निफाइड है, ग्रेसफुल है। शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ हर हस्बैंड, पति के दिमाग को वो नहीं समझ पाती। हु फील्स नेग्लेक्टेड एंड हम्बल्ड, जो कि नेग्लेक्टेड और हम्बल्ड महसूस कर रहा है। ही नेवर टेल्स हर, वो उसे कहता तक नहीं है। वाट इन हर एटीट्यूड इज डिस्गस्टिव फॉर हिम, कि उसके एटीट्यूड की कौन सी बात उसे डिस्गस्ट करवा रही है। देन शी कुड श्योरली मेंडेड हर सेल्फ, अन्यथा वो निश्चित रूप से खुद को बदलती। इन द एंड ऑफ द पोयम, पोयम के अंत में, वी डू नॉट अंडरस्टैंड हर फॉल्ट, हम उसकी गलती को नहीं समझ पाते। एंड वाई शी वॉज किल्ड, और उसे क्यों मारा गया ये नहीं समझ पाते। द ड्यूक इज़ रिच, ड्यूक अमीर है, बट ही इज़ एन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, और वो एक एनिमल है मनुष्य की फॉर्म में। वी फील दैट शी इज़ जस्ट लाइक अ वाइट लिली एंड ही इज़ अ ब्लैक डेविल। द ड्यूक इज़ अ हॉटी एरोगेंट एंड प्राउड पर्सन, वो बहुत ही गुस्सेल घमंडी व्यक्ति है। हिज वर्ड्स माई लास्ट डचेस शो द फीलिंग ऑफ मोनोपली, एकाधिकार की फीलिंग उसके शब्द शो करते हैं। दैट ही वांट टू हैव ओवर द डचेस, जो कि वो डचेस पर रखना चाहता है। ही इज सो पजेसिव, वो इतना पजेसिव है। दैट ही वांट टू हैव कंट्रोल ओवर हर स्माइल्स, कि वो उसकी मुस्कान तक को कंट्रोल करना चाहता है। ही इज़ अ पैट्रोन ऑफ आर्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर, आर्ट पेंटिंग और स्कल्पचर का वो पैट्रोन या संरक्षक है। ही इज सस्पिशियस इन नेचर, प्रकृति में वो संदेह ही है। ऑथोरिटेटिव है, डोमिनेनियरिंग है, आधिपत्य करने वाला है, स्नोबिश है। ही इज़ ग्रीडी एंड हिपोक्रिटिकल, वो लालची है, हिपोक्रिटिकल है। ही इनडायरेक्टली प्रेजेंट्स हिज एक्सपेक्टेशन फॉर डावरी, डावरी की वो अपनी एक्सपेक्टेशन को प्रकट करता है। वी हैव अ टेंशन फॉर द सेकंड गर्ल, सेकंड गर्ल के लिए हमारे दिमाग में टेंशन है। इन अवर माइंड, ऑन द होल द पोयम इज़ अ रेनेसा मास्टरपीस, पूर्ण रूप से देखें तो पोयम एक रेनेसा मास्टरपीस है। इट इज़ ब्रीफ एंड सिंपल, ये संक्षिप्त है, सादी है। रिटन इन हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। इट हैज़ पिक्टोरियल एलिमेंट्स ऑल्सो, इसमें पिक्टोरियल एलिमेंट्स भी हैं। यहाँ पर पोएम के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। पोएम से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को नीचे टिक करके लिखे हैं। जैसे डचेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 250 शब्दों में, ड्यूक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 250 शब्दों में, और सिंपल क्रिटिकल नोट भी आपसे लिखवाया जा सकता है। तो पैराग्राफ नंबर 134 क्रिटिकल नोट के लिए है, 189 ड्यूक के कैरेक्टर के लिए है, और डचेस के लिए 167। अगर आपको ये सब नहीं भी याद होता है तो आप इजीली 1 3 4 6 7 9 लर्न करके भी अपना क्रिटिकल नोट कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में सारा इसमें कवर भी हो जाता है लगभग। परंतु फिर भी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इन नोट्स में चेंजेस करके और उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स का और पोएम के वीडियोस का एक्सप्लेनेशंस का लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। आई विल सी टू इट। थैंक यू एवरीवन।